बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत की ज़मानत। मुसन्फ़ा सना सफ़ियान ख़ान। किस्त नंबर 11। वो बिना पलके झपकाए इसे एक टिक देख रही थी। इसका खुद पर से इख्तियार ख़त्म हुआ था। वो खुद पर किसी की नज़रें महसूस करते हुए होंठों को बीचे इसकी तरफ देखा था जो इसे ही देख रही थी। वो उठकर इसके करीब आकर खड़ा हुआ था। इसकी बेख्तियारी पर अबून की आंखें मुस्कुरा रही थीं। इसकी खुशबू अपने करीब महसूस करते हुए अपने हवासों में लौटते खज्जल हुई थी। वो खुद को अपनी इस हरकत के लिए कोस रही थी। गुड मॉर्निंग सरदारनी साईं, क्या आप बहुत प्यारा लग रहा हूँ। जो आपकी नज़रें मुझ पर से हटने से इनकारी हो रही हैं। वो लब के कोने को दांतों से दबाए अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश में हलकान हुआ था, लेकिन नज़रें अपने सामने खड़ी नज़रें फ़र्श पर मुज़ोकरू किए अपनी सरदारनी साईं के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो मुकाबिल के सवाल पर जी भर कर शर्मिंदा हुई थी, लेकिन अपने लबों को भींचे वो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। देख सकती हैं सरदारनी साईं मुझे, बल्कि जी भर कर देख सकती हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपका हूँ। जब रवायत के मुताबिक दूसरी शादी करूँगा फिर तो आपको इस तरह देखने में मुश्किल पेश आएगी। वो उसके चेहरे को गुस्से से लाल होते और मुट्ठियों को बीचते देखकर दो कदम आगे बढ़ा था। वो इसकी बात सुनकर गुस्से को ज़ब्त करते अज़ियत का शिकार हुई थी। दिल रोया था इसकी बात पर। वो जानती थी जब तक वो बात नहीं करेगी तब तक वो इसी तरह परेशान करेगा, लेकिन फिर भी वो इससे मुखातिब नहीं होना चाहती थी। वो अपनी पलकों को झपकाते हुए अपने आंसुओं को अंदर धकेलने की कोशिश में हलकान हुई। वो इसके आगे मज़ीद कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते इसके सामने खड़े होते इसके झुके चेहरे को अपनी उंगलियों से थोड़ी के नीचे रखते ऊपर उठाया था। धड़कन साईं, आपका गुस्सा, तकलीफ़, नफ़रत, मोहब्बत, हत्ता कि हर जज्बा अब सरदार ऊन अब्बास जाफ़री से जुड़ा है, और सरदार ऊन अब्बास जाफ़री अपनी धड़कन साईं के हर जज्बे की कदर करता है। वो इसकी पलकों पर अटका आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ़ किया। इसके तर्ज मुखातिब पर वो इसकी धड़कनों का शोर बड़ा था। वो अपने दिल को ढपरते हुए अपने चेहरे को बेतासुर बनाकर इसके हाथों को झटक दिया था। ऊन इसकी हरकत पर कुछ पल के लिए साकित हुआ था, लेकिन वो इसकी बात को अपनी अना का मसला बनाए बिना अपने होंठों को बीचे वो 2 कदम पीछे हटते बाहर निकल गया था। अपनी खुद की ही हरकत पर माहम का दिल तड़प उठा था। ज़मीर मलामत करने लगा था। वो अपनी आंखों से बहते अश्कों को उंगलियों की पोरों से रगड़ कर साफ़ करते हुए सोफ़े पर बैठ गई थी। माहम, आप यहाँ हैं, मैं आपको आपके रूम में ढूंढ रही थी। चलो तैयार हो जाओ, अभी गांव की सारी औरतें सरदारनी साईं की मुंह दिखाई की रस्म देखने आएंगी। अन्ना भी रूम में दाखिल होते हुए इसे उठाकर इसके रूम तक छोड़ने आई थी। अन्ना भी, मुझे कोई रस्म नहीं करनी। रस्म करने से घबराते हुए इनकार कर दिया। बेटा, वो आज आपका शौहर नहीं बना, बल्कि जब आप 8 साल की थी तब से वो आपके शौहर के रुतबे पर फाइज है। माना कि हालात ने हम सभी को बहुत कुछ सहने और देखने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इससे रिश्तों पर कोई असर नहीं होता है। वो इसको सोफ़े पर बिठाते हुए इसे तसल्ली से समझाने बैठ गई थी। वो सरदार है इस पूरे इलाके का। इसकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ साथ अब इसकी बीवी भी जुड़ गई है। लोग इन्हें नज़रों से आपको भी देखेंगे जिन नज़रों से वो अपने सरदार साईं को देखते आ रहे हैं। तो क्या आप इनकी नज़रों में अपनी और अपने सरदार साईं की इज़्ज़त को कम होते देखना चाहती हैं? अन्ना भी जानती थी कि इसको कैसे हैंडल करना है, इसलिए वो अब इसे अपनी बातों में उलझा रही थी। अन्ना भी, मुझे मालूम है आप इनकी तरफ हैं। वो मुंह बिगाड़ती हुई इन्हें बहुत प्यारी लगी थी। क्या तुम दोनों अलग अलग हो? नहीं ना, मैं तुम दोनों की तरफ हूँ। वो इसके गालों को थपथपाते हुए ब्यूटिशन को आवाज़ देने लगी थी। ये शहर से आई हैं आपको तैयार करने के लिए। वो एक लड़की को अंदर बुलाकर इसे मिलवाती हुई बाहर निकल गई। चले मैम, आप ये ड्रेस चेंज कर लें, फिर मैं आपको तैयार कर देती हूँ। वैसे एक भारी लहंगा पकड़ाते हुए वॉशरूम भेजा था। चंद मिनट बाद वो भारी मैरून कामदार लहंगा पहने बाहर निकली। ब्यूटिशन के माहिराना हाथों के कमाल ने 1 घंटे बाद ही वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ब्यूटिशन ने तारीफ़ी कलमात अदा करते बाहर निकल गई थी। वो संजीदा तासुरात लिए वहीं बैठी हुई थी। माशाल्लाह, अल्लाह नज़रें बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी बच्ची। अन्ना भी कमरे में दाखिल होते माहम के पास पहुंचकर इसके चेहरे को देखकर इसकी नज़र उतारी थी। फिर इसके ज़रतार दुपट्टे से इसका घूंघट करते हुए इसके हाथों को पकड़कर रूम से बाहर लेकर आई थी। ऊन अपनी दुल्हन को संभाल कर रस्म के मुताबिक नीचे हॉल तक लेकर आई। वो अभी राहदारी में ही थी जब अन्ना भी रुकते हुए इसके हाथों को मुकाबिल की मजबूत गिरफ्त में पकड़ते हुए हुक्म देकर रवाना हो गई थी। मुकाबिल का पुरहिद्दत लम्स अपनी हथेलियों पर महसूस करते हुए इसका दिल एक बार ज़ोर से धड़का था। वो अपनी नम हथेलियों को इससे छुड़वाने की 1-2 बार कोशिश कर चुकी थी,
لیکن مقابل کی گرفت سخت تھی۔ وہ اپنی سردارنی سائیں کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اسے زیورات اور بھاری کامدار لہنگے میں دیکھ کر مسکرایا تھا جب وہ اپنے ہاتھوں کو اسے چھڑوانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ مت اتنی محنت کریں سردارنی سائیں، کیونکہ یہ ہاتھ اب سردار اون عباس جعفری کے ہاتھوں سے زیادہ زندہ رہتے کبھی نہیں جدا ہو سکتا، لیکن ہاں مرنے کے بعد آسانی سے آپ کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ سردار اون عباس جعفری اس دنیا سے ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہو سکی تھی جب وہ مڑتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ کو رکھتے زور سے دھکا دیا تھا۔ ان کی ادھوری بات نے اس کے دل پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ گھونگھٹ کے اندر ہی آنسو بہاتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ درد سے لب بیچے وہ بے حال ہوئی تھی۔ مجھے تکلیف پہنچانا آپ کا سب سے پسندیدہ کام ہے نا؟ بہت اچھا لگتا ہے نا آپ کو مجھے ٹوٹتا ہوا دیکھ کر؟ وہ اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے خود کے آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ کل سے آج تک میں وہ پہلی بار اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اس کے ریاکشن پر حیران ہوا تھا، لیکن پھر اس کی زخمی شیرنی جیسے انداز پر مخاطب ہوا تھا۔ پھر اس کی نم غمزدہ آواز سن کر وہ اپنے تڑپتے دل پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں پر بیچے اسے اپنے حصار میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برساتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل کی گرفت اتنی کمزور بھی نہیں تھی جو وہ اتنی آسانی سے نکل جاتی۔ آپ مجھے جو تکلیف پہنچا رہی ہیں نا، اس کا کیا سردارنی سائیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اس کے سر کو سہلاتے اسے سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آپ ظالم کھڑوس سردار ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ اسے چند قدم دور ہٹی تھی جب وہ اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتے خود سے قریب کیا تھا۔ آپ کی نظریں جو مجھ سے کہہ رہی ہیں نا، وہ آپ کی زبان سے ادا کیوں نہیں ہو رہا ہے سردارنی سائیں؟ وہ اس کے گھونگھٹ کو پلٹتے ہوئے کچھ پل ساکت ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے اپنے دل میں جھانک لینے والے انداز میں ساکت ہوئی تھی۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے میں بے مول کیا ہے بے اختیار سسکی تھی۔ اس کے الفاظوں کی تڑپ پر سردار اون عباس جعفری از حد تک بے چین ہوا تھا۔ وہ بھاری زرتار دوپٹہ اڑائے، برائڈل میک اپ کیے، ماتھے پر ٹیکا اور جھومر لگائے، ناک میں بڑی سی نتھ پہنے کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ سردار اون عباس جعفری اپنی سردارنی سائیں کو ایسے دیکھ کر چاروں شانے چت ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی ناک میں اسے وہ نتھ بہت پیاری لگی تھی۔ اس کی نظریں اپنی سردارنی سائیں کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال سرخ تھیں، آنسو ابھی بھی پلکوں پر اٹکا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اس کا دل بے اختیار تڑپا تھا۔ یہ حسن، یہ ادا، یہ زخموں سے چور مسکراہٹ، یہ دل میں ہلچل مچاتی آنکھیں۔ وہ بے خود ہوا۔ وہ اسے جیب سے رومال نکال کر اس کی پلکوں پر اٹکا آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ہلکا سا تھپتھپایا تے ہوئے اس کے میک اپ کو ٹھیک کیا تھا۔ ماہم اپنے چہرے پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بے اختیار بند کر گئی تھی، جیسے اگر اس کا چہرہ نہیں دیکھے گی تو اس کے سحر سے بچ جائے گی۔ جس دن اپنی سردارنی سائیں کی تکلیف کا باعث سردار اون عباس جعفری بنا، اسی دن سردار اون عباس جعفری ادھورا ہو جائے گا۔ بے اختیار اس کی پیشانی پر جھکتے عقیدت سے اپنا لمس بخشا تھا۔ وہ ساکت ہوئی تھی۔ یہ کون سا انداز تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ بے اختیار نامحسوس انداز میں اسے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے اس طرح خود سے دور کھسکتے دیکھ کر وہ اپنے ہونٹوں کو بے دردی سے بیچ گیا تھا۔ پھر آگے بڑھتے اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے دوپٹے کا گھونگھٹ ٹھیک کرتے ہوئے اس لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ بھاری لہنگے میں اونچی ہیل کی سینڈل پہنے اس کے ساتھ بے جان انداز میں چلتے لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ اگر اسے نہیں سنبھالتا تو وہ اوپری سیڑھیوں سے گر کر اپنا پیر تڑوا لیتی۔ وہ نامحسوس انداز میں اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف قدم بڑھائے جاتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ خود سے زیادہ وزن تو ان سب چیزوں کا ہے۔ وہ اس کے بے چینی سے پوچھنے پر بے ساختہ گھونگھٹ میں سے ہی اپنے سر کو ثابت میں ہلاتے اسے اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلایا۔ وہ اس کے گرنے کے ڈر سے اسے بے ساختہ آگے بڑھتے اپنے بازوؤں میں نرمی سے اٹھاتے اسے ساکت کر گیا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے ورنہ بات نہیں کروں گی۔ وہ اس کی اس حرکت پر شرم سے مر جانے کے قریب ہوتی اسے دھمکی دینے لگی۔ وہ اس کی ادا پر زیر لب مسکراتے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے اس کو دھیرے سے کھڑا کرتے اس کے ہاتھوں کو پکڑے سب کے بیچ میں لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے گرنے کے ڈر سے ایسا کر گیا تھا۔ ابھی بھی کون سا آپ بات کر رہی ہیں جو بات نہ کرنے کی دھمکی دے رہی ہیں؟ وہ اب اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں بیچے سب کے بیچ لایا تھا۔ اس وقت حویلی کا یہ پورا ہال علاقے کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا جو اپنی سردارنی سائیں کی منہ دکھائی کی رسم میں آئی تھیں۔ سب کی نظریں ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتے شہزادے کی ایسی آن بان اور شان رکھنے والے سردار سائیں اور ان کے ساتھ پریوں جیسی سردارنی سائیں کو عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے صوفے کے قریب لے کر پہنچا۔ جب انا بھی مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئیں۔ رسم کے مطابق آپ اپنی چادر اپنی سردارنی سائیں کو اڑا کر رسم پوری کریں گے۔ انا بھی رسم بتاتے ہوئے اون کا چہرہ
देख रही थी, जिसे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। फिर भी वो अपनी सरदारनी साईं को इज़्ज़त और मान देने के लिए हर वो रस्म में हिस्सा ले रहा था। वो अपने कंधे पर पड़ी शॉल उतार कर अपनी सरदारनी साईं के गिर्द लपेट दी। इस शॉल को अपने ऊपर महसूस करते वो पुरस्कून हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक तहफ़्फ़ुज़ भरे एहसास से जुड़ी हो। इसे सरदार ऊन अब्बास जाफ़री के वजूद की खुशबू इससे महसूस हुई थी। वो रस्म पूरी करते जनान खाने से निकलकर मर्दान खाने की तरफ रवाना हुआ था, जहाँ दीन मोहम्मद के साथ इलाके के बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। ब्लैक 3 पीस सूट पहने, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, बालों को जल से सेट किए, 6 फुट से निकलता हुआ कद, बुरी कांच जैसी आंखों के साथ बुरे बाल, हल्की बुरी दाढ़ी जो इस पर बहुत जच रही थी। वो शहजादों जैसी आन बान वाला शख्स अपनी कार से निकलते होटल में दाखिल हुआ था। इसके साथ इसका सेक्रेटरी शादाब ब्लैक ड्रेस कोड में, इसके बॉडीगार्ड इसके पीछे चले आ रहे थे। वो खूबरू शख्स इतना हैंडसम लग रहा था कि इसे देखकर किसी भी लड़की का दिल बेकाबू हो सकता था। यार दीप, वो हैंडसम मैन देख, हाय और रब्बा, बस ये मेरी तरफ देख ले, क्या बंदा है यार। ये 3 लड़कियों का ग्रुप था जो इस वक्त वहीं खड़ी बैठी अपना ऑर्डर आने का इंतज़ार करी थी। जब वो अंदर दाखिल होते हर किसी की को साकित कर गया था। देख परी ना, एक बार क्या बंदा है यार, सच में। सबा तो बस इस पर फ्लैट ही हो गई थी। पर यहाँ अब्बास जाफ़री की नज़रें हैं, ये नज़रें हर किसी पर उठने के लिए नहीं हैं। ये सिर्फ़ अपने महरम को देखना पसंद करती हैं। इसकी बात पर इसके दोस्तों के साथ ही मुकाबिल के भी चंद कदम पल के लिए झगड़े थे। दिल बेख्तियार धड़का। वो कुछ पल रुक कर चलता हुआ आगे बढ़ गया। इसका रोज़ का मामूल था अपने लिए इन सफ़े नाजुक से ऐसे अल्फाज सुनने का। यार तुम किस मिट्टी की बनी हो, सड़ू कहीं की। सबा मुंह बिगाड़ती हुई इसे अब चिढ़ रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसकी आंखों पर दीप की तरह मुतवज्जे हुई, लेकिन इसकी इस खोखली मुस्कुराहट को किसी ने महसूस नहीं किया था। लेकिन मुकाबिल शख्स रूम में दाखिल होते अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुड़ा था, लेकिन इस खोखली मुस्कुराहट को देखकर साकित हुआ था। इसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर ज़ोर से बींचा था। कुछ पल बाद वो अपने कंधे झटकते हुए मीटिंग रूम में दाखिल हुआ। ऑर्डर आने के बाद वो खाने में मशगूल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। ओए होए, ये परी सिर्फ नाम ही से परी है या देखने में भी परी है? ज़रा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। वो लोग बैठी हुई थी जब बेसाख्ता अपने पीछे से मकरू हंसी के साथ ये अल्फाज इनके कानों में गूंजते हुए इन्हें आग की भट्टी में झोंक गए थे। तीनों ने गुस्से से मुट्ठियाँ बींची थीं। वो तीनों ही अबाया पहने थीं जिस पर चोट उन्होंने की थी। कहाँ जा रही हो सबा, छोड़ो इन लोगों को, इनका काम बस घटियापन दिखाना है। दीबा गुस्से से इसकी तरफ बढ़ती सबा का हाथ पकड़कर रोका, क्योंकि वो लोग इसे एक आंख नहीं भाए थे। हाय इतना गुस्सा, हा, हमें ज़्यादा गुस्से वाली लड़कियां बड़ी भाती हैं। अब की बार यहाँ इसकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं सकी थी। वो अपने सामने रखे पानी के भरे जग को उठाते इसके टेबल पर पहुंचकर एक लड़के के मुंह पर फेंका। खबरदार, अगर एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम सब का मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगा जो लड़की पर्दा करती है, अबाया पहनती है, वो दब्बू होती है? नहीं, जो दिल में आएगा कह दोगे, लेकिन याद रखना हम दब्बू नहीं होती। बस तुम जैसे घटिया लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। वो पानी फेंककर इनकी जहनीत के मुताबिक जवाब देती पीछे हटी थी, जब इसमें से एक लड़का गुस्से से आगे बढ़ा। बहुत बहादुर हो ना? हाँ, फिर चलो आज तुम्हारी बहादुरी देखते हैं। वो इसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर 2 कदम पीछे हटी। बहादुरी देखने आए हो ना? फिर तो तुम्हें ज़रूर दिखानी है। वो इस वक्त बिल्कुल पुरसकून सी खड़ी होटल में मौजूद तमाम लोगों को हैरत में मुब्तला कर गई थी। 2-3 वेटर्स भाग कर इनके पास पहुंची थी। मैम जाने दें प्लीज़, इन्हें देख लेते हैं। वो इस प्यारी सी लड़की की ब्लू आंखों में देखते इसे रोकने की भरपूर कोशिश में हलकान हुई थी, लेकिन वो अबाया पहने लड़की अपने इरादों की मजबूत थी। वो वेटर्स की नज़रअंदाज करते हुए दूसरी टेबल पर रखी सलाद की प्लेट उठाकर अपनी तरफ बढ़ते लड़के की तरफ फेंका था। इस वार से ना बचते हुए कांच की प्लेट पेशानी पर लगने से वो ज़मीन बोस हुआ था। इसको मेरी बहादुरी देखनी थी, फिर तो ज़रूर दिखानी थी, क्योंकि ये यहाँ पर अब्बास किसी से नहीं डरती। यहाना अब्बास किसी से नहीं डरती। वो वहाँ खड़ी तीनों वेटर्स को मुंह खोले हैरत से देख रही थी इस लड़की की बहादुरी देखकर, जिसका चेहरा तो वो नहीं देख सकती थी, लेकिन इसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज़ इन्हें दिखाई नहीं दी थी, जो आम हालात में लड़कियों के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। इस लड़के को गिरते देखकर इसके साथी गुस्से से लाल सुर्ख चेहरा लिए बिगड़े मूड के साथ फरहाना की तरफ बढ़े थे। एक साथ 4-5 लड़कों को इसकी तरफ आते देखकर दीबा और सबा का चेहरा जर्द पड़ा, लेकिन वो पुरसकून सी खड़ी थी। वो सब अब इसे घेर कर गोल दायरे की शक्ल बनाकर इसे घूर रहे थे। यही वक्त था जब वो अपनी मीटिंग रूम से अपने साथियों के साथ बाहर निकला, और जैसे ही इसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे, यहाँ का माहौल देखकर वो साकित हुआ। इसके कदम अपने आप थम गए थे। इसे रुकता देखकर इसकी पूरी टीम ही रुक गई थी। वो इन लड़कों के घेरे में सुकून से खड़ी इनकी अगली हरकत के लिए
تیار تھی، لیکن اس کا سکون دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی لوگ بے سکون ہوئے تھے۔ ہم سے مقابلہ کرے گی، ان میں سے ایک لڑکا بے اختیار اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ وہ بڑی صفائی سے اپنے عبایا پن نکال کر اس کی بڑی ہتھیلی میں زور سے چبویا تھا۔ وہ لڑکا زور سے چیخا اور اسے چیختے ہوئے دیکھ کر باقی سب اس کے ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بس وہی موقع دیکھ کر وہ ٹیبل سے آئس کریم بال اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ ایک لڑکا غصے میں اس کی طرف بڑھتے پیچھے سے اس کے سکارف کو کھینچا، لیکن سکارف تو اپنی جگہ ہی تھا، لیکن چیر کی آواز کے ساتھ کندھے سے عبایا پھٹتے اسے ساکت کر گیا۔ لیکن وہ ہمت نہ ہارتے پیچھے مڑی۔ جب اسے پیچھے سے وہ چیخوں کی آواز سنتی اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے مڑی تھی اور سامنے اسے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی، جو ان لڑکوں کی دھلائی میں لگا ہوا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔